रिजल्ट अच्छा नहीं आया क्या तुम्हारा? दुखी दुखी है? अच्छा आया सर, ज्यादा बढ़िया भी नहीं आया। ज्यादा बढ़िया क्लास में करना क्या, हमको समझ नहीं आता है। क्यों ज्यादा बढ़िया रिजल्ट लाना है? नॉर्मल रिजल्ट में खुश रहो यार। सबको टॉपर बनना है। टॉपर बन के कुछ नहीं बना जा रहा है। टॉपर बनने से टेंशन ही बहुत आता है। नॉर्मल रिजल्ट लाओ, अपना मजे से जिंदगी जिंदगी जियो। चलो ठीक है। जैसे लास्ट क्लास में कुछ कुछ हम लोग टॉपिक डिस्कस किए थे, नेमिंग ऑफ अल्केन वाले पार्ट में, सेलेक्ट द पेरेंट चेन इन द गिवन कंपाउंड, ऑल द रिमेनिंग कार्बन चेन। अच्छा ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन वाले पार्ट में हम लोग कुछ रूल्स वाले पार्ट को फॉलो किए थे। अब उन रूल्स के हिसाब से हम लोग को नोमेनक्लेचर करना है, तो हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेंगे नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में। देखते हैं उन सब चीज़ों को। Select the parent chain in the given compound. All the remaining carbon chains will be considered as substituent. Select the parent chain. चलो ठीक है, सब मेंशन कर लिया। ओके चलो भाई, इसी में आगे कंटिन्यू करो। जैसे तुम लोग को पहले ही मेंशन किया था कि अगर हम लोग एक बार पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो पेरेंट चेन को सेलेक्ट करने के बाद फिर हम लोग उसमें उस पेरेंट चेन का नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग कर कैसे कर सकते हैं उसका हम मतलब समझाते हैं। पहले तो अपना हेडिंग डाल दो कॉपी में, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। छोटा सा हेडिंग है, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। चलो ध्यान दो। जैसे नॉर्मली हम लोग करते क्या है कि जब भी कभी एक पेरेंट चेन सिलेक्ट करते हैं, तो हम लोग के पास एक रस्सी है बेसिकली। तो रस्सी में हमेशा दो एंड होगा। तो आइदर हम लोग एक एंड को पकड़ के वहां से 1 2 3 4 5 6 जितने कार्बन्स है वो 1 2 3 4 5 6 ऐसा नंबरिंग कर सकते हैं, या दूसरे एंड को पकड़ के 1 2 3 4 5 6 ऐसा कर सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे मान लो ऐसा कंपाउंड दे रखा, जैसे मान लो एक ये कंपाउंड दे रखा है और एक ये कंपाउंड दे रखा, तो पहले वाले कंपाउंड में 5 कार्बन है, एक क्लोरीन। दूसरे वाले केस में 5 कार्बन एक क्लोरीन। तो अगर दोनों में 5 कार्बन एक क्लोरीन है, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का दिख रहा है, ऑलमोस्ट, लेकिन सेम नहीं है। क्योंकि दिख रहा है कि 5 कार्बन चेन में, जैसे अगर हम लोग लेफ्ट साइड से कंसिडरेशन लेके चले, तो लेफ्ट साइड से हम लोगों को जस्ट बगल वाले कार्बन पे क्लोरीन दिख रहा है, जबकि सेकंड वाले कंपाउंड में हम लोगों को लेफ्ट से सेकंड वाले पे क्लोरीन नहीं दिख रहा, थर्ड वाले पे दिख रहा है। इनफैक्ट राइट साइड से भी थर्ड वाले पे ही क्लोरीन दिख रहा। तो अगर मान लो कि हम लोग दोनों कंपाउंड्स में डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं, तो डिफरेंस कैसे आएगा? तो डिफरेंस तो हम लोग को एक ही जगह से दिखाई दे रहा है ना, कि हम लोग का जो क्लोरीन है वो एक कॉर्नर से किसी दूसरे पोजीशन पे एक जगह पे, और पहले वाले केस में किसी दूसरे पोजीशन पे। जैसे पहले वाला कंपाउंड ले तो एक एंड से जस्ट बगल में है, जबकि सेकंड वाले केस में से थोड़ा और दूर पे चला गया। तो ये जो क्लोरीन का अलग अलग पोजीशन है, ये क्लोरीन के अलग अलग पोजीशंस को अगर हम कंसिडर करना शुरू करें, तो ये पोजीशन वाले पार्ट को मेंशन करने के लिए, या डिस्टेंस को मेंशन करने के लिए, या फिर डिफरेंस को मेंशन करने के लिए हम लोगों को ये पेरेंट चेन का नंबरिंग करना पड़ता है। तो इसीलिए हमेशा जब भी कभी हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे, तो उस नोमेनक्लेचर में हमेशा पहले हम लोग पेरेंट चेन वाले पार्ट को डिसाइड करेंगे, फिर पेरेंट चेन के दोनों एंड से नंबरिंग करने की पॉसिबिलिटी देखेंगे और नंबरिंग कैरी आउट करेंगे कि हम लोग कंपाउंड में नंबरिंग कैसे कर सकते हैं, अगर लेफ्ट से राइट करें या राइट से लेफ्ट करें, क्या क्या काम कर सकते हैं, ताकि हम लोग आराम से अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स में डिफरेंसेस क्रिएट कर पाए। तो इस केस में जो सेकंड केस है, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, कुछ कुछ रूल्स होंगे, उन रूल्स को ध्यान रखना होगा। फिर जब एग्जांपल्स आएंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि हम लोग किस तरीके से इन एग्जांपल्स को कैरी आउट कर सकते हैं। तो इसमें रूल्स वाले पार्ट में, मतलब नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन के रूल्स वाले पार्ट में पॉइंट मेंशन करो। हाँ चलो, पहला पार्ट इसमें मेंशन करो, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन में। और इन रूल्स को ऑर्डर में ध्यान रखना है थोड़ा। पहला रूल जो हम लोग को कंसिडर करना है, जैसे हम लोग पेरेंट चेन डिसाइड करते वक्त किए थे कि हम लोग सबसे पहले फर्स्ट रूल पे गए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे गए, फिर पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे गए, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे मूव किए। तो इस तरीके से हम लोग तो नंबरिंग वाले पार्ट में भी कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। तो पहला वाला पार्ट मेंशन करो, लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट।
टू द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट। ये सबसे पहला रूल है जो हम लोग को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये कंसिडर करेंगे कि किस साइड से जाने पे हम लोगों को सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा है। अगर लेफ्ट साइड से जाने पे पहले सब्स्टिट्यूएंट को जल्दी पोजीशन मिल रहा है तो लेफ्ट साइड का नंबरिंग शुरू करेंगे। अगर राइट साइड से, और लेफ्ट राइट से भी नहीं, चेन के दोनों एंड में एक एंड से नंबरिंग शुरू करने पे पहला सब्स्टिट्यूएंट जहां पहले मिल रहा उस साइड से नंबरिंग शुरू कर लेते हैं। अगर एक एंड से करते तो पहले अगर सब्स्टिट्यूएंट रहा था तो उधर का नंबरिंग लो, अगर दूसरे एंड से करते तो दूसरे साइड का नंबरिंग लो। उस रूल को एक्सप्लेन करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। सेकंड वाले पार्ट को मेंशन करो। इन केस ऑफ कंपटीशन, in case of competition for the first substituent, consider the second substituent for lowest possible number या लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन। क्योंकि इन रूल्स को लैंग्वेज में पुट अप कर पाना थोड़ा मुश्किल टाइप का चीज है। जब एग्जांपल्स में आएंगे तो अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो इसको अभी के लिए नोट कर लो और एक्सप्लेन करते इस चीज को। अगर पहला सब्स्टिट्यूएंट से काम नहीं हो पा रहा है, दोनों साइड से जाने पे पहला सब्स्टिट्यूएंट एक ही पोजीशन पे आ रहा है। जैसे मान लो कि एक एंड से गए तो सेकंड नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट आया, दूसरे एंड से जाने पे भी सेकंड नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट आया, तब इस केस में हम लोग फिर सेकंड सब्स्टिट्यूएंट पे जाएंगे, उसमें जिस साइड से पहले नंबरिंग आ जाए। अगर उस साइड से सेकंड सब्स्टिट्यूएंट जाने पे भी एग्जैक्टली सेम पोजीशन आ रहा है दोनों एंड से, तो थर्ड पे जाएंगे। इस तरीके से आगे हम लोग आराम से बढ़ते चले जा सकते हैं। इसी में एक काम कर सकते हैं, मेंशन कर लो, इन केस ऑफ फर्दर कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब सेम नंबरिंग। इन केस ऑफ फर्दर कंपटीशन, गो फॉर द नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट्स। गो फॉर द नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट्स। और इन सब के होने के बाद फिर हम लोग थर्ड रूल पे जाएंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये रूल्स को नोट करने के लिए नोट कर लो, ताकि कल को जब रिवीजन करो तो ये चीज रिमाइंड हो जाए कि हम क्या बोल रहे थे। बट एग्जांपल्स के थ्रू ही ये चीज समझ में आएगा। एग्जांपल्स वाले पार्ट पे आएंगे, बस रूल्स को नोट करो अभी। चलो ध्यान दो, और जिससे जो सवाल पूछेंगे एग्जैक्टली वही चीज का जवाब देगा, ठीक है। प्रशांत, एक चीज बताओ, इसमें पेरेंट चेन कितने कार्बन का है? बताओ प्रशांत, पेरेंट चेन कितने कार्बन का है? क्या है? 5। तो 1 2 3 4 5, ये तो पेरेंट चेन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला काम, बाकी लोग इसमें हमको कोई एक दो लोग ऐसा दिख रहा है जो लास्ट क्लास में नहीं दिखे थे। सबसे पहला काम पेरेंट चेन डिसाइड करो। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यहाँ पे एक ही चेन दिख रहा है तो वही अपना पेरेंट चेन होगा, ये तो हो गया। पेरेंट चेन डिसाइड होने के बाद हमेशा नंबरिंग चेक करना होता है। अब नंबरिंग में क्या पॉसिबिलिटी है? तो एक पेरेंट चेन में 2 एंड पॉइंट्स होंगे, तो एक एंड से 1 2 3 4 नंबरिंग करो, या दूसरे एंड से 1 2 3 4 नंबरिंग करो। तो करके देखते हैं। जैसे अगर लेफ्ट साइड से शुरू करें तो 1 2 3 4 5 एक पॉसिबिलिटी, या फिर व्हाइट वाले नंबरिंग में राइट साइड से शुरू कर लेते हैं 1 2 3 4 5। मतलब उस पेरेंट चेन को, जो पेरेंट चेन आया, उस पेरेंट चेन को कंसिडर करने का अपने पास 2 ऑप्शन है। आइदर ब्लू वाला नंबरिंग फॉलो करें या फिर व्हाइट वाला नंबरिंग फॉलो करें। बट दोनों नंबरिंग नहीं होगा, रूल्स में कोई एक ही नंबरिंग कंसिडर करना है अपने को। तो कौन सा पार्ट होगा? तो अभी पहला रूल आएगा कि जिस साइड से जाने पे
हम लोग को सब्स्टिट्यूएंट पहले मिलता हो। और सब्स्टिट्यूएंट का क्या मतलब बताया था, पेरेंट चेन से जो भी ग्रुप्स अटैच्ड होंगे उन सबको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। तो पेरेंट चेन से जो भी ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, जैसे क्लोरीन हो गया, ये अपना सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो इस केस में जिस साइड से जाने पे सब्स्टिट्यूएंट को पहले पोजीशन मिल रहा है या फिर लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा है, तो इस केस में अगर ब्लू वाले साइड से जाते हैं, ब्लू वाले नंबरिंग से, तो सेकंड नंबर पे हम लोगों को सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। जबकि व्हाइट वाले साइड से जाएंगे तो फोर्थ नंबर पे हम लोग को सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट किधर से आ रहा है, तो डेफिनेटली सेकंड वाले पार्ट से मिल रहा है। तो अगर हम लोग को दो तरफ से नंबरिंग करते वक्त सब्स्टिट्यूएंट पहले सेकंड नंबर पे मिल रहा है एक तरफ में और दूसरे तरफ में फोर्थ नंबर पे मिल रहा है, तो जिस साइड से लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा है या जिस साइड से हाईएस्ट प्रायोरिटी मिल रहा है, हम लोग प्रायोरिटी वर्ड यूज कर सकते हैं, बट इन जनरल जिस साइड से लोएस्ट पॉसिबल नंबर एक सब्स्टिट्यूएंट को मिल रहा, उस पार्टिकुलर पार्ट को हम लोग पेरेंट चेन के लिए कंसिडर करेंगे और बाकी पार्ट को हम लोग आराम से छोड़ सकते हैं। मतलब इस दोनों नंबरिंग में ऊपर वाला जो नंबरिंग है उस चीज को हम लोग आराम से रिजेक्ट कर सकते हैं। ये एक छोटा सा पॉइंट होगा जो थोड़ा ध्यान रखना होगा। जैसे मान लो कि पहला रूल ये था कि जिस साइड से पहले सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल पा रहा है, ये हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो मान लो अगर सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, मान लो ये कंपाउंड दे रखा, तो इस कंपाउंड में तनुश्री ये बताओ पेरेंट चेन कितने का है? बताओ बे तनुश्री, पेरेंट चेन कितने का है? सर 6 का। 6 का पक्का? हाँ। ढंग से देखो। 10 1 2 3 4 5 6 9 9 कौन सा हिसाब चल रहा है तुम्हारा? मिली कितने का पेरेंट चेन है? सर 7 यहाँ पे ये पूरा पार्ट एक ही कार्बन चेन है और एक ही कार्बन चेन में हम लोग को टोटल 7 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। ये अपना पेरेंट चेन तो हो गया क्योंकि एक ही कार्बन चेन है, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी क्या है नंबरिंग करने का, तो नंबरिंग आइदर हम लोग लेफ्ट से राइट कर सकते हैं, तो एक एंड को पकड़े वहां से नंबरिंग करना शुरू किए, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है व्हाइट वाला पार्ट ले लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये दो पॉसिबिलिटीज है अपने पास। तो अगर मान लो कि अगर दो पॉसिबिलिटीज लेके चल रहे हैं, तो हम लोग कौन सी पॉसिबिलिटी को कंसिडर करें अपने रूल के हिसाब से, तो पहले ये देखेंगे कि पहले हम लोग को सब्स्टिट्यूएंट किस साइड से जल्दी मिल रहा था। तो अगर हम लोग ब्लू वाला नंबरिंग शुरू करें तो सेकंड नंबर पे क्लोरीन मिल रहा है, मतलब पेरेंट चेन से जो भी ग्रुप्स अटैच्ड है ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो एक क्लोरीन हो गया, एक फ्लोरीन हो गया, एक ब्रोमीन हो गया, ये तीनों सब्स्टिट्यूएंट है। तो इस केस में अगर ब्लू वाला नंबरिंग फॉलो करते तो ब्लू वाले केस में हम लोगों को सेकंड नंबर पे पहला सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। कौन मिल रहा है इससे मतलब नहीं है, बट पहला सब्स्टिट्यूएंट हम लोगों को सेकंड नंबर पे मिल रहा है। जब हम लोग व्हाइट वाले पार्ट को फॉलो करेंगे तो उस केस में भी पहला सब्स्टिट्यूएंट जो ब्रोमीन है उस सेकंड नंबर पे ही मिल रहा। तो इसका मतलब अगर हम लोग ब्लू वाले नंबरिंग को फॉलो करते या व्हाइट वाले नंबरिंग को फॉलो करते, दोनों साइड से जाने पे हम लोग को सब्स्टिट्यूएंट तो सेकंड नंबर पे ही मिल रहा है, पहला सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर दोनों तरफ से पहला सब्स्टिट्यूएंट सेम नंबर पे मिल रहा तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे किस साइड से नंबरिंग करेंगे? तो और क्या पॉसिबिलिटी है, तो हम लोग नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट पे मूव करेंगे। तो जैसे दोनों को सेम नंबर मिल गया, मतलब कंपटीशन है। यहाँ पे हम लोग टर्म कंपटीशन इस सेंस में यूज करेंगे, दोनों तरफ से सिमिलर चीजें आने शुरू होती है। तो अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम नंबर पे आ गया तो कंपटीशन है, तब हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट पे मूव करेंगे। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में अगर हम लोग ब्लू वाले पार्ट को फॉलो करते हैं तो क्लोरीन के बाद अगला सब्स्टिट्यूएंट फ्लोरीन है जो कि थर्ड नंबर पे आ रहा है। तो इसका मतलब अगर ब्लू वाला नंबरिंग फॉलो करते हैं तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, जबकि व्हाइट वाले नंबरिंग को फॉलो करते हैं तो ब्रोमीन के बाद अगला सब्स्टिट्यूएंट इधर से भी फ्लोरीन है, लेकिन फ्लोरीन वाला पार्ट थर्ड नंबर पे ना आकर के फिफ्थ नंबर पे आ रहा। तो इसका मतलब व्हाइट वाले नंबरिंग को अगर फॉलो करते तो हम लोग का जो सब्स्टिट्यूएंट है, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट, पहला सब्स्टिट्यूएंट तो बराबर था बट सेकंड सब्स्टिट्यूएंट फिफ्थ नंबर पे मिल रहा, जबकि ब्लू वाले केस में थर्ड नंबर पे ही मिल रहा।
तो अगर पहले सब्स्टिट्यूएंट से डिसाइड नहीं कर पाए तो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट पे जाएंगे, उससे डिसाइड नहीं कर पाते तो उसके नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट पे जाते। तो इस केस में सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन के हिसाब से पता चल गया हम लोगों को कि व्हाइट वाले नंबरिंग में हम लोग को ज्यादा नंबर देना पड़ रहा है, मतलब 5th नंबर देना पड़ रहा है, जबकि ब्लू वाले नंबरिंग में 3rd नंबर देना पड़ रहा है। तो जिस साइड से सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिल रहा वो अपना पेरेंट चेन वाला पार्ट का नंबरिंग हो जाएगा, व्हाइट वाले पार्ट को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। तो इस केस में ऊपर वाला पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा नंबरिंग आराम से मेंशन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। मान लो ये, हाँ बोलो सर, अगर इस चेन में फ्लोरीन होता ही नहीं तो क्या करते? हाँ आ रहे रुक जा सारे एग्जांपल्स पे आ रहे हैं। चलो मान लो जैसे ये कार्बन चेन दे रखा, मान लो ये कंपाउंड दे रखा, इस चेन में फ्लोरीन नहीं है, तो इस केस में पेरेंट चेन तो एक ही है, ठीक है। पेरेंट चेन में तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी, एक ही पेरेंट चेन है। अब अगर नंबरिंग करना शुरू करे तो दो पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6, मतलब ब्लू वाला एक नंबरिंग हो सकता है। उसके अलावा क्या है, तो व्हाइट वाले नंबरिंग में ये काम कर सकते हैं, ठीक है। और ये तुमको फॉलो करना, अभी तुमको शुरू में इसी तरीके से काम करना है। पहला काम, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन या पेरेंट चेन डिसाइड करो। पेरेंट चेन डिसाइड करने के बाद दोनों नंबरिंग करके देखो कि दोनों नंबरिंग के हिसाब से क्या ऑप्शन आ सकता है। अब अगर हम लोग बात करें तो ब्लू वाले केस में हम लोगों को सब्स्टिट्यूएंट, जैसे पेरेंट चेन से जो भी ग्रुप्स अटैच्ड है वो सब्स्टिट्यूएंट है, और ब्लू वाले नंबरिंग को फॉलो करते हैं। तो हम लोग को पहले क्लोरीन दिख रहा, और क्लोरीन कौन सा पोजीशन पे दिख रहा, तो सेकंड पोजीशन पे दिख रहा। अगर हम लोग व्हाइट वाले पार्ट को फॉलो करते हैं तो उस केस में ब्रोमीन पहला सब्स्टिट्यूएंट है, वो भी सेकंड पोजीशन पे दिख रहा। इसका मतलब क्लोरीन का भी पोजीशन सेम है, ब्रोमीन का भी पोजीशन सेम है, अगर दो अलग अलग डायरेक्शंस को लेके चल रहे हैं। या फिर व्हाइट वाले नंबरिंग में और ब्लू वाले नंबरिंग में हम लोगों को दोनों साइड से जाने पे सेकंड पोजीशन पे ही पहला सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, तो इस सेकंड पोजीशन वाले सब्स्टिट्यूएंट से डिसाइड तो नहीं कर सकते, तो इस चीज को छोड़ देते हैं हम। फिर आगे बढ़ते हैं, तो क्लोरीन के बाद अगला सब्स्टिट्यूएंट तो ब्रोमीन दिखाई दे रहा है हम लोग को। और अगर हम लोग ब्लू वाले केस में ब्रोमीन को देखकर चले तो 5th नंबर पे हम लोग को सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। व्हाइट वाले पार्ट की बात करें, अगर व्हाइट वाले नंबरिंग की, तो ब्रोमीन के बाद हम लोग को क्लोरीन ही दिख रहा है, और उस केस में सेकंड पोजीशन के बाद क्लोरीन का पोजीशन 5th ही दिख रहा है हम लोग को। तो अब यहाँ पे ब्लू वाला नंबरिंग होता तो पहला सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन में मिलता, और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट 5th पोजीशन पे मिल रहा है। व्हाइट वाले नंबरिंग में भी पहला सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पे मिल रहा और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 5th पोजीशन पे मिल रहा। तो पहला सब्स्टिट्यूएंट का भी पोजीशन सेम है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट का भी पोजीशन सेम है, और तीसरा कोई सब्स्टिट्यूएंट है भी नहीं। तब क्या करें, तब उस केस में ऊपर एक चीज देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थर्ड रूल में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब है, जैसे डिक्शनरी उठा के कभी देखा होगा, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन वाले पार्ट को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के केस में क्लोरो बोलते हैं, और ब्रोमीन वाले पार्ट को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के केस में ब्रोमो बोलते हैं। तो क्लोरो हो गया और ब्रोमो हो गया, अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आएगा ये सोच के बताओ। ऑब्वियस सी बात है, पहले बी आएगा फिर सी आएगा, तो ब्रोमो अल्फाबेटिकली पहले आता है। इस वजह से इस ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी पे रखेंगे, या फिर उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना शुरू करेंगे। इसका मतलब अगर हम लोग के पोजीशन से काम नहीं हो पाया था तो फिर हम लोग उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाके ब्रोमीन के बी होने की वजह से इसको पहला प्रायोरिटी देंगे, तो हम लोग इसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना चाहेंगे। इसका मतलब ब्लू वाला नंबरिंग फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग व्हाइट वाला नंबरिंग फॉलो करते हुए काम करेंगे। समझ आया? अगर किसी को भी इन 3 क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो पूछो, और अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग और 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ विश्वती, समझ आया? प्रीति, तुम बहुत दिनों बाद क्लास आई हो, ये पॉजिटिव पोर्शन होता है या नेगेटिव होता है? क्यों भाई? सर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं थे तो क्लास मत छोड़ा करो ऐसे में, ठीक है? चलो ठीक है, तो ये 2 चीज, और तुम्हारा शायद से और पहले का भी क्लास छूटा हुआ है, तो उस क्लास का जो पार्ट है उसका बैकअप ले लेना, या फिर उसको वीडियो देखना ताकि वो चीजें समझ में आ जाए, ठीक है? इन 3 एग्जांपल्स में अगर कोई डाउट है तो पूछो, तीनों एग्जांपल्स में कोई भी डाउट है तो पूछो। ये चीज देख कर अगर डाउट नहीं है तो इन तीनों एग्जांपल्स को नोट कर लो। सुहानी है, सुन रही हो? बस एग्जांपल ध्यान रखना है, बहुत बेसिक है, इसलिए हम धीरे से काम कर रहे हैं, मतलब बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं इस चीज को।
और जैसे ही ये चीज से कंफर्टेबल होंगे आगे तुमको समझ में आ जाएगा नंबरिंग का क्या मतलब है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तुम्हारा जितना है तो उतना है, अच्छा खराब तो कॉम्परेटिव चीजों का है, तो डिसाइड दूसरा कोई करेगा ना, है ना। तुम्हारा जो है सो है अच्छा या खराब है ना। तो आगे से कभी प्रेजेंट कोई पूछेगा सिंपल तुम बताओ, अच्छा नहीं खराब नहीं, ये उसको डिसाइड करना, ठीक है। अमनदीप कैसा रहा तुम्हारा रिजल्ट, देखा तो अच्छा रहा। और ये बहुत ही बेसिक तरीका है, पहले पेरेंट चेन डिसाइड करो, उसके बाद पेरेंट चेन के केस में नंबरिंग करना शुरू करो। ये बाय डिफॉल्ट करना होता है, ठीक है। अल्केन है, सिंपल है, आगे अल्कीन आएगा उसमें रूल्स थोड़ा चेंज होगा, फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप आएगा, रूल्स और चेंज होंगे। तो जैसे जैसे आगे नोमेनक्लेचर आएगा, अगर अलग अलग टाइप के ग्रुप्स आएंगे, नोमेनक्लेचर के रूल्स थोड़ा चेंज होते चले जाएंगे। हम लोग सबको एक एक करके देखते जाएंगे। सर हाँ बोलो। सर साइक्लिक चेन में नंबरिंग कैसे करेंगे? आएगा आएगा आएगा, रुक जा पेशेंस रख। उसमें बहुत सारे रूल्स है। उसके पहले हम लोग को फंक्शनल ग्रुप तक जानना होगा, उसमें फंक्शनल ग्रुप का ही पार्ट आता है, ठीक है, आएंगे उसमें। आप लोग समझ भी गए होंगे कि अभी तुम जेई का एग्जाम दोगे तो उसमें वैसे साइक्लिक चेन के नंबरिंग का एक छोटा सा आइडिया तुमको लगेगा अल्कीन के नोमेनक्लेचर में, वहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, लोएस्ट सेट ऑफ लो कंट्रोल, तो उसमें थोड़ा सा आइडिया लगेगा तुमको, ठीक है। इस केस में नंबरिंग किधर से होगा ये सोच के देखो, एक एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम, और जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा। तो देखो 50% 60% कंपटीशन जेई में से एडवांस में तुम नंबर लाते हो, बेस बढ़िया चीज है, उसको जितना और इंप्रूव कर ट्राई करके देखो इस क्वेश्चन को। डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई सीधे 95 से 60 जब आने लगता है ना, 50 आने लगता है, तो ये डाइजेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो संभालना। कभी 15 आएगा, 20% भी आएगा, तो फिर टफ पेपर बन जाएगा, ठीक है। तो इससे नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमेशा 95 के स्टॉक में नहीं रहता है, यहाँ 15-20 भी आएगा। अनुष्का बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर? और उसमें आपकी गलती नहीं है, वो पेपर्स। आदित्य कहाँ गया था भाई? सर लेफ्ट से होगा। क्या हो गया? लेफ्ट से होगा कि राइट से होगा? लेफ्ट से। क्यों, अल्फाबेटिकली ब्रोमीन पहले नहीं आ रहा? उधर ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट है, चलो ध्यान दो। सबसे पहला पार्ट, पेरेंट चेन तो एक ही है, ठीक है, और जो भी कार्बन चेन के मतलब जो भी पेरेंट चेन से ग्रुप्स अटैच्ड है उसको हम लोग आराम से सब्स्टिट्यूएंट बोला करते हैं। तो एक सब्स्टिट्यूएंट, दो सब्स्टिट्यूएंट, तीसरा सब्स्टिट्यूएंट, चौथा सब्स्टिट्यूएंट, पांचवा सब्स्टिट्यूएंट। क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना, पहले पेरेंट चेन को अंडरलाइन करना और उससे अटैच सारे ग्रुप्स को बॉक्स में क्लोज करके सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड करना। अब इसके बाद नंबरिंग की दो पॉसिबिलिटी अपने पास, एक तो ये है नंबरिंग की पॉसिबिलिटी और दूसरी ये है नंबरिंग की पॉसिबिलिटी। तो इस केस में अगर हम लोग लेफ्ट साइड से जाएं तो इस केस में सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन मिल रहा, राइट साइड से जाए तो भी सेकंड पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा, मतलब सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट दोनों तरफ से मिल रहा। अगले पार्ट में जाते हैं तो एक चीज देखो, यहाँ पे इधर दो सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो पहला सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पे है तो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट भी सेकंड पोजीशन पे ही है। ये नहीं कि एक ही बार में दोनों सब्स्टिट्यूएंट है तो काउंट नहीं करेंगे उसको। पहला सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पे दिखा तो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट भी सेकंड पोजीशन पे ही दिख रहा है। लेकिन अगर व्हाइट वाला नंबरिंग यूज करें तो व्हाइट वाले में भी पहला सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पे और दूसरा भी सेकंड पोजीशन पे ही मिल रहा, तो दोनों साइड से सेकंड पोजीशन पे ही हम लोग को सब्स्टिट्यूएंट्स मिल रहा है। अब क्या करें, तो फिर हम लोग अगले सब्स्टिट्यूएंट पे जाएंगे, इस फ्लोरीन वाले पार्ट पे। तो थर्ड सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट हम लोगों को थर्ड पोजीशन पे मिल रहा, जबकि व्हाइट वाले नंबरिंग में अगला सब्स्टिट्यूएंट दो ब्रोमीन के बाद थर्ड सब्स्टिट्यूएंट जो फ्लोरीन है वो पार्ट फोर्थ पोजीशन पे मिल रहा।
तो इसका मतलब पहले सब्स्टिट्यूएंट से डिसाइड नहीं कर पाए, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन में भी सेम ही चीज आया था, उससे भी डिसाइड नहीं कर पाए। लेकिन ब्लू वाले नंबरिंग में तीसरा सब्स्टिट्यूएंट फ्लोरीन था जो कि थर्ड पोजीशन पे था, जबकि व्हाइट वाले पार्ट में तीसरा सब्स्टिट्यूएंट भी फ्लोरीन ही है लेकिन फोर्थ पोजीशन पे है। इसका मतलब हम लोग ब्लू वाले नंबरिंग को अगर फॉलो करें तो लोएस्ट नंबर पे थर्ड सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा, इसका मतलब ये अपना नंबरिंग हो जाएगा और व्हाइट वाला पार्ट अपना नंबरिंग हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, ऐसा आराम से बोल सकते हैं। अगर इन सब रूल्स में अभी तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग नोमेनक्लेचर वाले पार्ट पे थोड़ा बहुत मूव करना शुरू करेंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं है? एक सेकंड थोड़ा रुको, हमको थोड़ा ऊपर के कुछ रूल्स देखने हैं क्या क्या था। सम ग्रुप्स आर कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट, ये तो तुम लोग को बता दिया है। अल्कीन अल्काइल मेंशन कर दिया, अल्किनाइल मेंशन कर दिया, रिपीटिशन में डाई ट्राई टेट्रा यूज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। उस पॉइंट पे x पे y की वैल्यू क्या मतलब तुरंत वहां पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर, यहां पे चलो ध्यान दो, क्वेश्चन नोट करो। राइट द, अच्छा यहां पे देखो बीटा पे y की वैल्यू क्या है, राइट द IUPAC नेम इन द फॉलोइंग, देखा तुमने अल्फा से बीटा के बीच में, राइट द IUPAC नेम, अल्फा से बीटा के बीच का कोई भी वैल्यू ले लो, यहाँ पे ये सब चीजें जो मतलब x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और हम जो काम करेंगे उस चीज को ढंग से सीखना। जैसे क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं उसके पीछे एक रीजन है। जैसे सवाल अगर पूछा जाएगा तो कभी भी एक सब्स्टिट्यूएंट नहीं होगा, नॉर्मली 3 या 4 सब्स्टिट्यूएंट हुआ करेंगे। अब 3-4 सब्स्टिट्यूएंट अगर है तो नाम काफी लंबा हो जाया करता है। तो हम जो तरीका बताएंगे उससे तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन नहीं आएगा, तुमको पहले से कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, बस लिखना पड़ेगा और अरेंजमेंट करना पड़ेगा। क्या अरेंजमेंट करना है उसके लिए अच्छा ठीक है, एक छोटा सा रूल भी लिखना था यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, उसके बिना भी काम चल जाएगा, हम रूल अलग से ही मेंशन कर देंगे, क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर ये कंपाउंड दे रखा और इसमें एक ग्रुप दे रखा है क्लोरीन वाला पार्ट, बोला इसका नोमेनक्लेचर करो, तो सबसे पहला काम जो बोल रहे हैं बस उसको ढंग से सुनो, आराम से नोट करना, भी ट्राई करने की जरूरत नहीं है। पहला पार्ट, जो भी कंपाउंड दे रखा है उस कंपाउंड वाले पार्ट में सबसे पहले पेरेंट चेन डिसाइड करो। सबसे पहला काम पेरेंट चेन डिसाइड करो। तो इस केस में हम लोग जब इस कंपाउंड में पेरेंट चेन डिसाइड करना शुरू करेंगे तो इस केस में ये अपना पेरेंट चेन है, तो देख के मालूम पड़ रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन में पेरेंट चेन है। पेरेंट चेन डिसाइड कर लिया, उसके बाद क्या करें, तो उसके बाद हम लोग पेरेंट चेन का नंबरिंग करेंगे। तो जब नंबरिंग करेंगे तो अपने पास दो पॉसिबिलिटी है, इस चेन के एक एंड से नंबरिंग शुरू करें। अच्छा हाँ ठीक है, एक और चीज, पेरेंट चेन जैसे ही डिसाइड किया तो सब्स्टिट्यूएंट को एक बॉक्स में क्लोज करके रख दिया करो ताकि मालूम पड़ जाए सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, ठीक है, पेरेंट चेन और सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट। अब इसके बाद नंबरिंग करते हैं, तो एक एंड से अगर नंबरिंग की है 1 2 3 4 5, ठीक है, दूसरे एंड से अगर नंबरिंग की है व्हाइट वाला नंबरिंग 1 2 3 4 5, तो अब ये डिसाइड करेंगे कि कौन से साइड से नंबरिंग करना है। तो इसका सवाल ऋषि तुम बताओ, कौन से साइड से नंबरिंग करना है, ब्लू वाला नंबरिंग करना है या फिर व्हाइट वाला नंबरिंग करना है? बताओ भी ऋषि, ब्लू वाला नंबरिंग करें या फिर व्हाइट वाला? वो तो बेसिक मैथ में हम लोग पढ़े हैं, दोनों पे तो सेम ही है, ब्लू वाला क्लियर। हाँ ठीक है, दोनों पे सब कुछ सेम है, तो अगर दोनों पे सब कुछ सेम है तो ब्लू वाला करो या व्हाइट वाला करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर तो दोनों साइड से चीजें सेम है, ठीक है। ये हो सकता है कि लेफ्ट से राइट लिखो या राइट से लेफ्ट लिखो, एग्जैक्टली सेम चीज है। तो इस केस में जब दोनों तरफ से नंबरिंग एग्जैक्टली सेम है तो इसका मतलब अपना काम आसानी से हो जाएगा। तो अगर आराम से ये चीज कवर हो गया तो अब यहाँ पे नंबरिंग में दोनों में से कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में हम लोग कोई एक नंबरिंग ले लेते हैं 1 2 3 4 5। अब इसके बाद नोमेनक्लेचर कैसे लिखना ये हम बता रहे हैं। पहला काम, नोमेनक्लेचर लिखते वक्त हम लोग जो सबसे पहले दिन रूल मेंशन किए थे कि पहले हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर वर्ड रूट लिखते हैं, फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं और सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं, जिसमें सबसे पहले, एक सेकंड रुक जाओ, स्क्रीन पे दिखा रहे तुम लोगों को,
मान लो ये पूरा पार्ट था, तो सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर वर्ड रूट लिखते हैं, फिर प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, जिसमें प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो होता है साइक्लिक कंपाउंड के लिए। साइक्लिक तो है नहीं, अभी सोचना ही नहीं है उसके बारे में, ठीक है। जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है ये रिप्रेजेंट करता है सब्स्टिट्यूएंट को, सब्स्टिट्यूएंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक पेरेंट चेन में जितने भी सब्स्टिट्यूएंट होंगे उनको पूरे कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में सबसे शुरू में रखेंगे हम लोग, और वहीं से नोमेनक्लेचर धीरे धीरे शुरू होता है। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे शुरुआत में रखना है। फिर उसके बाद वर्ड रूट पे जाएंगे। वर्ड रूट में क्या लिखा हुआ है, तो रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन इन द पेरेंट चेन। जो पेरेंट चेन हम लोगों ने सेलेक्ट किया उसमें कितने कार्बन है उसको वर्ड रूट से रिप्रेजेंट कर दिया करेंगे, पहला चीज, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो प्राइमरी सफिक्स वाला पार्ट मेंशन करेंगे, जिसमें अल्केन है तो अल्केन का एन, अगर अल्कीन है तो अल्कीन का ईन, अगर अल्काइन है तो वाई एन ई मेंशन कर सकते हैं, और फिर फंक्शनल ग्रुप पे जाएंगे। बट क्योंकि अभी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम लोग उस चीज को छोड़ते हैं। साइक्लिक कंपाउंड नहीं है तो हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स को छोड़ते हैं, केवल सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट चाहिए होगा अपने को, वर्ड रूट कितने कार्बन है ये चाहिए होगा, और प्राइमरी सफिक्स वाला पार्ट चाहिए होगा। बाकी सब्सिक्वेंटली एग्जांपल्स वाइज हम लोग सीखते चले जाएंगे। तो एक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हम लोगों को सब्स्टिट्यूएंट्स लिखना होता है। तो सब्स्टिट्यूएंट अगर हम लोग लिखना शुरू करें तो इस चीज का ध्यान रखना, हमेशा सब्स्टिट्यूएंट का नाम उनके पोजीशन के साथ लिखा जाता है, उनके पोजीशन के साथ। जैसे यहाँ पे क्लोरीन है अगर, तो क्लोरीन वाला पार्ट थर्ड पोजीशन पे है तो हम लोग 3 लिखेंगे और पोजीशन के सामने डैश लगाएंगे हम लोग, फिर क्लोरीन का नाम हम लोग क्लोरो लिख सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले आ गया 3 क्लोरो, सबसे पहला चीज। उसके बाद वर्ड रूट आएगा। तो 5 का कार्बन चेन है, 5 के कार्बन चेन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, बताओ भाई मिली, वर्ड रूट क्या होता है 5 के कार्बन चेन के लिए? पेंटेन। नहीं, वर्ड रूट पेंटेन नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। वर्ड रूट क्या है? सर पेंट। हाँ, वर्ड रूट वाला पार्ट केवल पेंट है, तो इस केस में क्लोरो के आगे पेंट लगाएंगे। फिर उसके बाद अगर अल्केन है तो पेंट के आगे हम लोग जो सफिक्स लगाएंगे, प्राइमरी सफिक्स, वो अनसैचुरेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर नहीं है अनसैचुरेशन तो हम लोग अल्कीन का एन लगाएंगे, तो अपना नाम 3-क्लोरोपेंटेन आराम से मेंशन किया जा सकता है। ये एक नोमेनक्लेचर लिखने का बड़ा ही बेसिक सा तरीका है जिसको थोड़ा ध्यान रखना होगा। हमेशा सारे सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग शुरू में रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अभी जस्ट नीचे लिखवाएंगे, पहले कुछ सिंपल एग्जांपल्स कर रहे हैं हम लोग। ये नोमेनक्लेचर हो गया अपना 3-क्लोरोपेंटेन, सबसे पहला एग्जांपल जो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। अगर इस एग्जांपल में कोई डाउट है तो पूछो। इस एग्जांपल में उसके आगे हम लोग बहुत सारे केसेस डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे करके तुमको सारे सीक्वेंसिंग समझ में आएंगे, ठीक है। जस्ट इंट्रोडक्शन है अभी नोमेनक्लेचर का। सर 3-क्लोरोपेंटेन लिखना जरूरी है? हाँ, 3-क्लोरोपेंटेन लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो कि ये कंपाउंड होता तो इस केस में क्लोरीन सेकंड पोजीशन पे है, तो 3 वाले पार्ट में और 2 वाले पार्ट में कुछ तो डिफरेंस है। अगर हम लोग क्लोरोपेंटेन कर देंगे तो पता थोड़े ना चलेगा क्लोरीन एग्जैक्टली कहाँ पे है, पता चलेगा क्या? नो। तो इसीलिए उसमें पोजीशन मेंशन करना बहुत ही मस्ट कंडीशन होता है। अल्फा पे क्या हो जाएगा? 0। और कोई डाउट किसी को? क्या हम लोग समझ पाए? चलो ध्यान दो, ये सबसे पहला एग्जांपल था। मान लो हम लोग दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, अभी भी हम बस एग्जांपल नोट कर रहे हैं, तुमको अभी सॉल्व नहीं करना है इस चीज को, ठीक है। मान लो एक कंपाउंड दे रखा, ठीक है। तो इस कंपाउंड वाले पार्ट में अच्छा थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाएगा, बट चलो ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इस कंपाउंड में पेरेंट चेन की बात करते हैं, तो तनुश्री बताओ इसमें पेरेंट चेन कौन सा होगा? तनुश्री? तो अभी हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव ये चीजों की बात करते हैं। अब तो ये आता है श्रुति, क्वेश्चन नंबर 2 में पेरेंट चेन कौन सा होगा? देखा ए का देखा इम्पैक्ट पर डी का। इसमें क्या है ए बताओ? अनुष्का, पेरेंट चेन कौन सा होगा सेकंड वाले केस में? तो 7 कार्बन चेन जो है।
7 कार्बन चेन, एक ही तो चेन है, पेरेंट चेन तो यही होगा और तो कोई ऑप्शन हो भी नहीं सकता। ठीक है, अब इसमें कितने कार्बन है? तो 7 है। ठीक है, अब उसके बाद हम नंबरिंग कर रहे हैं। तो नंबरिंग में दो पॉसिबिलिटी है, आइदर लेफ्ट से राइट में नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ब्लू वाला पार्ट, या फिर व्हाइट वाला केस लेके चल सकते हैं। वैसे एक चीज ध्यान रखना, जब तुम्हारा पीडीएफ आता है तो उसमें ब्लू तो ब्लू रहता है, व्हाइट वाला पार्ट ब्लैक हो जाता है, क्योंकि हम लोग डार्क स्क्रीन यूज कर रहे हैं। तो ऐसा मत सोचना कि सर तो व्हाइट वाला नंबरिंग किए थे, हमको तो व्हाइट वाला नंबरिंग मिल ही नहीं रहा। अब इस केस में जैसे जब नंबरिंग सेलेक्ट करेंगे तो आइदर ब्लू वाला नंबरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाइट वाला नंबरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो नंबरिंग कैसे सेलेक्ट करते हैं? तो पहले सब्स्टिट्यूएंट जिस साइड से जल्दी मिल जाए। तो अगर हम लोग ब्लू वाला नंबरिंग करें तो उस केस में ब्रोमीन सेकेंड नंबर पे मिल रहा, जबकि व्हाइट वाले नंबरिंग में जो सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट अगर मार्क करें तो एक तो पेरेंट चेन से ये ब्रोमीन अटैच्ड है, दूसरा ब्रोमीन अटैच्ड है, तीसरा क्लोरीन अटैच्ड है, चौथा क्लोरीन अटैच्ड है और पांचवा क्लोरीन अटैच्ड है। मतलब 5 सब्स्टिट्यूएंट्स है यहाँ पे टोटल। अगर ब्लू वाला नंबरिंग यूज करते हैं तो सेकेंड नंबर पे पहला सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। अगर व्हाइट वाला नंबरिंग यूज करते हैं तो फोर्थ नंबर पे पहला सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है हम लोगों को। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों के हिसाब से अगर ब्लू वाले को फॉलो करते हैं तो सबसे पहला सब्स्टिट्यूएंट सबसे जल्दी मिलता है। इसका मतलब हम लोग ब्लू वाले पार्ट को नंबरिंग में फॉलो करेंगे, व्हाइट वाले पार्ट को फॉलो नहीं करेंगे। ये अपना सेकंड केस हो गया। अब उसके बाद नोमेनक्लेचर करते वक्त हम लोग सारे सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखते हैं विद देयर पोजीशन। और बहुत पहले एक रूल लिखवाया था तुम लोगों को कि अगर रिपीटिशन होता है सेम टाइप के ग्रुप का, तब उस केस में हम लोग टर्म डाई ट्राई टेट्रा यूज किया करते हैं। जैसे यहाँ पे रूल नंबर 4 में देखो, इन केस ऑफ रिपीटिशन ऑफ द सेम ग्रुप डाई ट्राई टेट्रा पेंटा इज यूज। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए पेंटा, फिर 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, ऐसा मेंशन कर लेते हैं। आर सफिक्स्ड बिफोर द नेम ऑफ द ग्रुप। तो अपने कंपाउंड के अंदर अगर अपने पास सवाल में 2 ब्रोमीन दे रखा तो 2 बार ब्रोमीन नहीं लिखेंगे हम लोग, डाई ब्रोमो कर देंगे। 3 क्लोरीन दे रखा तो 3 बार क्लोरो 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 नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पर हम लोग ट्राई क्लोरो कर देंगे। लेकिन अभी मेंशन किया था कि सब्स्टिट्यूएंट का जो नाम है वो उनके पोजीशन के साथ होना चाहिए। तो अगर पोजीशन के साथ होना चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इसकी बात करें तो सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन है, थर्ड पोजीशन पे ब्रोमीन है। तो लिखने का तरीका ये देखना, सेकंड और थर्ड दोनों पे ब्रोमीन है, इसका मतलब 2,3 लिखेंगे हम लोग, सेकंड कॉमा थर्ड, इस चीज को लिख करके फिर डैश डालेंगे। और 2 ब्रोमीन था तो इसलिए डाई ब्रोमो लिख सकते हैं हम लोग। ये सबसे पहला पार्ट हो गया। अगर क्लोरीन के लिए इस चीज को अप्लाई करें तो इस केस में क्लोरीन वाला पार्ट थर्ड पोजीशन पे है, फोर्थ पोजीशन पे 2 क्लोरीन है। तो ऐसा नहीं कि फोर्थ पे क्लोरो लिख देंगे काम चल जाएगा, तब तो पता नहीं चलेगा ना कि 4 डाई क्लोरो का मतलब क्या है। तो दोनों क्लोरीन वाला पार्ट फोर्थ पोजीशन पे ही है, तो हम लोग 2 बार फोर्थ पोजीशन लिखेंगे। तो सबसे पहले थर्ड लिखेंगे क्योंकि थर्ड पोजीशन पे एक क्लोरीन है, सबसे अर्ली पॉसिबल नंबर। फिर फोर्थ पोजीशन पे एक क्लोरीन और उसी फोर्थ पोजीशन में दूसरा क्लोरीन। तो 3,4,4, केवल एक 4 नहीं लिखना है, जितने पोजीशंस हैं वहां पे हर एक सब्स्टिट्यूएंट के लिए। तो 3 क्लोरीन थे, तीनों के पोजीशंस लिखेंगे। तो एक पोजीशन थर्ड था, दूसरा फोर्थ था, तीसरा भी फोर्थ था। तो 3,4,4 और 3 क्लोरीन था तो ट्राई, और ट्राई के आगे क्लोरो लगा सकते हैं हम लोग। तो अपने पास इस बार 2 तरह के सब्स्टिट्यूएंट थे, एक ब्रोमीन हो गया, उसका 2 रिपीटेशन था तो डाई ब्रोमो लगा दिया। एक क्लोरीन हो गया, उसका 3 रिपीटेशन था तो ट्राई क्लोरो लगा दिया। तो इस केस में पोजीशन के साथ 2,3 डाई ब्रोमो, 3,4,4 ट्राई क्लोरो। और पेरेंट चेन का नाम क्या होगा? तो पेरेंट चेन के नाम में हम लोग वर्ड रूट रखेंगे। 7 का कार्बन चेन है, 7 के कार्बन चेन के लिए वर्ड रूट होता है हेप्ट, और हेप्ट में अल्केन है तो अल्केन ऐड करके सफिक्स लगा के पेरेंट चेन का कंप्लीट नाम डाल सकते हैं हम लोग। तो इस पूरे कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट का नाम आगे रखना है और पेरेंट चेन इंक्लूडिंग वर्ड रूट पीछे रखना है। अब एक और चीज का थोड़ा ध्यान रखना है, जब भी कभी सब्स्टिट्यूएंट्स को प्लेस करेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्लेस करते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्लेस करने का मतलब है कि हम लोग के पास जैसे ब्रोमीन वाला पार्ट है और क्लोरीन वाला पार्ट है, तो इस पूरे ग्रुप के नाम को हमेशा, जैसे डिक्शनरी में होता है ना कि डिक्शनरी में हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारी चीजों को प्लेस करते हैं, तो सेम, या फिर अपने स्कूल में होता है कि अगर हम लोग को नंबरिंग करना होता है रोल नंबर, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्लेस करते हैं। तो सेम टाइप से सारे सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्लेस करेंगे हम लोग। तो जो डाई ब्रोमो और ट्राई क्लोरो है, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हुए कंप्लीट नाम लिखेंगे। और उसमें एक चीज का ध्यान रखना है,
कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग डाई ट्राई टेट्रा को यूज नहीं करते हैं, कंसिडर नहीं करते हैं। इसको हम अभी नोट में नीचे लिखवाएंगे। तो इस पूरे नोमेनक्लेचर के अंदर सबसे पहला लेटर तो डाई का डी है, लेकिन डाई ट्राई टेट्रा को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फॉलो नहीं करते। इसका मतलब हम लोग केवल यहाँ के बी को कंसिडर करेंगे और क्लोरो वाले पार्ट के सी को कंसिडर करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो इस केस में ब्रोमीन का बी और क्लोरीन का सी, अल्फाबेटिकली पहले ब्रोमीन आएगा फिर क्लोरीन का सी आएगा। इसका मतलब नोमेनक्लेचर लिखते वक्त पहले डाई ब्रोमो वाले ग्रुप को पहले प्लेस करेंगे, फिर ट्राइक्लोरो को प्लेस करेंगे, फिर उसके बाद अपना पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। तो लिखने का तरीका ऐसा होगा 2,3 डाई ब्रोमो, और क्योंकि फिर से पोजीशन है तो फिर से डैश दो 3,4,4 ट्राई क्लोरो, और उसके आगे फिर हम लोग आराम से हेप्टेन वर्ड मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। ये कंप्लीट नाम होगा 2,3 डाइब्रोमो, 3,4,4 ट्राई क्लोरो, और उसके आगे हम लोग हेप्टेन आराम से प्लेस करते हुए काम कर सकते हैं। ये एग्जांपल नोट करो। तो इसके नीचे हम लोग नोट में कुछ रूल्स मेंशन करेंगे जिसका थोड़ा ध्यान रखना। बाकी एग्जांपल बता दिया तो रूल तुमको समझ में आ जाएगा, बट फिर भी पॉइंट लिखवा देंगे ताकि कल को रिवीजन करे तो वो रूल तुमको ध्यान में आता रहे, ठीक है। और अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लिया करना। इसलिए हम काफी धीरे धीरे एग्जांपल्स करा रहे हैं ताकि एक एक टाइप की चीजें तुमको समझ में आए। फिर बाकी आगे जाने के बाद इन केसेस में मॉडिफिकेशन होगा, कुछ बहुत नया चीज नहीं आएगा, तो आगे बहुत फास्टली हम लोग काम कर पाएंगे। और इसमें वही चीज है जो हमारा सिंपल चलते रहता है, a is not equal to 0 और a is belongs to ऐसा है। और इसी को हम लोग y भी बोलते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है उसको हम लोग y भी बोलते हैं। तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें और d लेस देन 0 हुआ और a ग्रेटर देन तो d लेस देन 0 हुआ, a ग्रेटर देन 0, तो ऐसा ग्राफ आएगा। ये कौन सा है? d लेस देन 0 और a ग्रेटर देन 0। केमिस्ट्री विद फिजिक्स। ऐसा ग्राफ आएगा। नहीं, फिजिक्स नहीं चल रहा, उधर मैथ्स चल रहा है। कोई डाउट है सवाल में तो पूछो। ये क्या हो गया? अब तुम देखो, इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू डालो, यहाँ पे हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। इसका एक एग्जांपल देखो। इसके लिए एक एग्जांपल देखो, x² प्लस x प्लस। अब बताओ, इसमें मैं बोल सकता हूँ इस इंफॉर्मेशन दोनों को देख के इसका a पॉजिटिव है। अगर नोट कर लिया हो तो इसके नीचे कुछ रूल्स मेंशन करना है, बस जो बताया वही रूल्स को नोट डाउन करा रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज को, और नोट लिख करके मेंशन कर लिया करना। अगर मेरे पास इस ग्राफ का इंफॉर्मेशन पहले नोट में पहला पार्ट बोल सकते हैं कि x² प्लस x प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, सब्स्टिट्यूएंट नेम्स अब देखो इसका आर ऑलवेज रिटन d कैसा है? d are always written और इसका d नेगेटिव आ रहा है before the d कैसा आ रहा है? तो अब तुम इस वाले parent chain। ये जो ग्राफ होगा वो हमें ये जो एक्सप्रेशन होगा x की किसी वैल्यू पे parent chain x की किसी वैल्यू पे भी 0 हो सकता है, ये along with their position तुम क्या अब एक्सप्रेशन देख के तुम साइन के बारे में along with their position in their alphabetical order। in their alphabetical order। सारे सब्स्टिट्यूएंट्स को हम लोग उनके पोजीशन के साथ मेंशन करेंगे इन देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इस एक चीज का ध्यान रखना है। और दूसरा रूल, डाई ट्राई टेट्रा आर नॉट कंसिडर्ड फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कोई भी fx क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे दिया
for alphabetical order in case of simple substituent. In case of simple substituents, डाई ट्राई टेट्रा को हम लोग सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के केस में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्लेस नहीं करते हैं। इस एक रूल का ध्यान रखना है, ठीक है। अब ऐसे सिंपल सब्स्टिट्यूएंट क्यों लिखे, तो डेफिनेटली कुछ और भी टाइप का सब्स्टिट्यूएंट होता है, उस चीज को हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। अगर सिंपल नहीं है तो कॉम्प्लेक्स है। क्या होता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इसके लिए अल्कीन का नोमेनक्लेचर हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस चीज का डिस्कशन करेंगे, मतलब ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, मतलब अल्कीन का नोमेनक्लेचर, अल्कीन का बेसिक नोमेनक्लेचर, इन चीजों के बाद फिर हम लोग एक बार कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर वापस से इन अल्कीन से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, तब उसके बाद फिर हम लोग आराम से फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर में मूव करेंगे। बट इन दोनों रूल्स का बेसिक तरीके से ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब एक चीज पे ध्यान दो इन दोनों रूल्स को लिखने के बाद, जैसे ये जो तुम लोगों को तरीका बताया, ठीक है, ऐसा 2,3 ट्राई ब्रोमो 3,4,4 ऐसा लिखना है, इसको स्कूल के एग्जाम में लिखना है। इसको अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त मत लिखना, कभी मत लिखना। हम क्या करेंगे ये हम बता रहे हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, तो पहला काम पेरेंट चेन तो डिसाइड करो, सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट मार्क कर लो, नंबरिंग कर लो, वो सब ठीक है, वो करना ही करना है। लेकिन जब नोमेनक्लेचर लिखना तो पहले कभी भी सब्स्टिट्यूएंट को मत लिखना, ठीक है। हमेशा पहले वर्ड रूट इंक्लूडिंग पेरेंट चेन का पूरा नाम, हमेशा ये चीज बाय डिफॉल्ट मान के चलो कि हम लोग को पहले पेरेंट चेन का नाम लिखना है। तो कितने का पेरेंट चेन है, 7 का। अगर 7 का पेरेंट चेन है तो हम लोग हेप्ट लिख सकते हैं, और क्योंकि अल्केन है तो एन वाला पार्ट सफिक्स लगा सकते हैं। पेरेंट चेन का नोमेनक्लेचर कर दो, अलग से कर दो, ठीक है। इसके बाद सारे सब्स्टिट्यूएंट को एक लाइन से लिखना शुरू करो, ठीक है। एक लाइन से लिखने का मतलब यहाँ टोटल 5 सब्स्टिट्यूएंट थे, लेकिन एक्चुअल में 5 में से 2 ही डिफरेंट टाइप है, 2 ब्रोमीन है और 3 क्लोरीन है, तो 2 डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूएंट है। तो सारे सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना शुरू करो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी फॉलो मत करो, बस लिखना शुरू करो विद देयर पोजीशंस। तो दोनों ब्रोमीन है, तो एक 2 पोजीशन वाले पार्ट पे ब्रोमीन है, दूसरा 3rd पोजीशन पे ब्रोमीन है, तो 2,3 डाई ब्रोमो लिख सकते हैं हम लोग, सबसे पहला पार्ट। उसके बाद क्या करें, तो क्लोरीन दूसरे टाइप का सब्स्टिट्यूएंट है, तो 3 क्लोरीन है, तीनों का पोजीशन को लिखो 3,4,4, और उसके अलावा 3 क्लोरीन था तो ट्राई क्लोरो मेंशन कर लो। बस ऐसा नाम ऊपर से नीचे लिख लिया करना, ठीक है, और कुछ मत करना। अब इसके बाद क्योंकि हम लोगों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है जिसमें डाई ट्राई को यूज नहीं कर सकते, तो डाई ब्रोमो का बी वाला पार्ट पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और क्लोरो का सी वाला पार्ट आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर करने के लिए। और बी और सी में पहले कौन सा, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले बी आता है। तो इस केस में ये पूरा जो ग्रुप है 2,3 डाई ब्रोमो, इसको एरो से पहले प्लेस कर देना, और जो ट्राई क्लोरो है इसको एरो वाले पार्ट से इसके जस्ट बाद में प्लेस कर देना। नाम मत लिखना पूरा, क्योंकि स्कूल के एग्जाम में नाम पूछेगा तो लिखना पड़ेगा एक सीक्वेंस में, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम में, तो उसमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो हम क्यों पूरा नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने की कोशिश करेंगे, हम उसको सिंपल करेंगे और उसको ऑप्शन से मैच कराएंगे। तो सीधा पेरेंट चेन का नाम लिखो, सारे सब्स्टिट्यूएंट का नाम एक लाइन से लिखते जाओ, उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एरो से उसको प्लेस करके अब चारों ऑप्शन में देख लो कि कौन सा ऑप्शन में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या चीज होगा। तो इस केस में डाई ब्रोमो पहले दिखेगा विद 2-3 पोजीशन, ट्राई क्लोरो बाद में दिखेगा तो 3,4,4 पोजीशन। तो पूरा नाम हो जाएगा 2,3 डाई ब्रोमो 3,4,4 ट्राई क्लोरो हेप्टेन। ये कंप्लीट नाम आराम से मेंशन कर सकते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 2 में अगर कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखो, और जिससे सवाल पूछेंगे वही जवाब देगा। अब देखो इसमें बताओ इसका ए कैसा है, सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना, नीचे नीचे थोड़ा ऊपर कीजिए, नीचे नीचे, ये रूल्स में रूल 2। ओके लिखो। ठीक, इसका सी क्या होगा, सी नहीं सी क्या होगा। अब हम इसके ग्राफ को ना रफली आइडेंटिफाई करेंगे।
रफली ड्रॉ करेंगे। अब हमको क्या स्ट्रक्चर पता चल गया कि चलो ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करेगा, ठीक है, और दो जगह पे कट करेगा, वो कौन सा दोनों जगह, दो जगह होंगे उसके रूट। एक काम करो, इसमें यहाँ ब्रोमीन लिख लो, कि ए जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब ट्राई करके देखो सवाल। जो रूल्स बोला है उसको ढंग से आराम से फॉलो करो, कोई हड़बड़ी नहीं है। पहले पेरेंट चेन अंडरलाइन करो, सारे सब्स्टिट्यूएंट को बॉक्स में क्लोज करो, फिर नंबरिंग वाले पार्ट को ट्राई करो, ठीक है। इस तरीके से आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई हड़बड़ी नहीं, भी सीखने की चीज है, गलती नहीं करना है इसमें। फिर धीरे धीरे करके सीक्वेंस बनाते जाएंगे हम लोग, सवाल का लेवल बढ़ाते जाएंगे, खुद क्वेश्चन तुमसे सॉल्व होता जाएगा। अभी देखो तुम्हारे पास क्या पॉसिबिलिटी बनी, ग्राफ ऐसे आए और ऐसे चला जाए, एक्स एक्सिस को दो जगह कट करना है, या फिर ग्राफ ऐसे आए और ऐसे चला जाए, ठीक। लेकिन अपने दो तरह का ग्राफ तो बता सकते हो ना, ठीक है ना। अभी मैं बता रहा हूँ ये सही है, ये वाला सही नहीं है, तुम भी बता सकते हो कि सही है, तो फिर हाँ वो चलो ठीक है, तुम्हारा काम। अभी देखो तो क्या हम लोग अभी तो ट्रेस कर रहे थे, कर पा रहे हैं ए के हेल्प से, डी के हेल्प से और सी के हेल्प से कर रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो चल रहे हैं वो आते हैं वर्टिक्स, फिर हम बताएंगे वर्टिक्स। तो हम लोग ने लास्ट में डेरिवेशन किया था, x की वैल्यू क्या आती है, x जो कोई भी ax स्क्वायर bx plus c को a into x minus alpha into x minus beta ऐसे लिख सकते थे, लिख रहा था ना। और इसको परफेक्ट स्क्वायर करके हम लोगों ने जो वर्टेक्स टाइप की कुछ चीजें निकाली थी, वो वर्टेक्स क्या आ रहा था, माइनस b by 2a। बताओ मिली, बताओ आंसर क्या होना चाहिए। एक जो क्या था, कहलाता है क्या होता है वर्टेक्स। सर 2,3 डाई ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो। वर्टेक्स क्या होता है, अरे उसका भी पोजीशन देना है, क्लोरो फ्लोरो कर रही है। हाँ सॉरी, 2,3 डाई ब्रोमो 2 क्लोरो 3 फ्लोरो, और फिर नहीं सर आगे तो CH3 का क्या था सर? CH3 का क्या था सर, कॉपी पलट के देखो, सारा कुछ लिखा रखा है। यहाँ कुछ लिखाया हुआ है क्या, और एक्सेल हो गया। ये देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है ना, इन केस ऑफ कार्बन चेन एज अ सब्स्टिट्यूएंट देयर सब्स्टिट्यूएंट नेम इज यूज्ड। अल्केन में क्या सब्स्टिट्यूएंट नेम है, अल्काइल, तो मिथाइल हो गया अगर CH3 है, अगर C2H5 है तो इथाइल हो गया, अगर प्रोपेन टाइप का स्ट्रक्चर था तो प्रोपाइल हो गया, अगर अल्कीन होता तो अल्केनाइल, अल्काइन होता तो अल्काइनाइल। मतलब चलो ठीक है, ध्यान दो, क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में हाँ ठीक है ओके, क्वेश्चन वाले पार्ट पे आते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो पेरेंट चेन डिसाइड करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखना है अपने को। तो अगर मान लो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखे, तो एक ये कार्बन चेन है, कार्बन चेन 1, दूसरा ये कार्बन चेन है, कार्बन चेन 2, और तीसरा ये भी कार्बन चेन है। ये 3 कार्बन चेन पॉसिबल है। हमेशा कार्बन चेन्स को अंडरलाइन करके काम करना, इसमें गलती बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में, नीट के एग्जाम में एक सवाल फिक्स होता है नोमेनक्लेचर का, तो इसलिए नोमेनक्लेचर तुमको ज्यादा अच्छे से सीखना। अगर इंजीनियरिंग होता तो हम इतना थ्रस्ट डाल के नहीं सिखाते, हम आराम से आगे बढ़ जाते, क्योंकि उनमें सवाल बहुत रेयरली पूछा जाता है, तो आधा अधूरा सीख ले तो भी काम चल जाएगा। लेकिन तुमको ये चीज याद रखना ही रखना बाय डिफॉल्ट। 12th के बोर्ड में एक सवाल होता है और नीट में भी एक सवाल फिक्स होता है, तो इसीलिए 3 पेरेंट चेन है। लॉन्गेस्ट किस में है, कार्बन चेन, तो इस केस में अगर हम लोग 1 नंबर कार्बन चेन ले तो टोटल 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। कार्बन चेन 2 ले तो टोटल 4 कार्बन है, तो कार्बन चेन 2 तो नहीं हो सकता, तो इस चीज को हम हटा देते हैं, कार्बन चेन 2 को। कार्बन चेन 3 की बात करते हैं, तो इस केस में 1 2 3 4 5, तो पहले वाले केस में 6 था, कार्बन चेन 3 में 5 है, मतलब इसको भी हटा सकते हैं। तो पेरेंट चेन तो डिसाइड हो गया। अब इसके बाद क्या है, तो जो भी कंपाउंड है, जो भी ग्रुप्स पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है वो सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसको बॉक्स में क्लोज कर लो। तो यहाँ पे टोटल मिला करके 5 बॉक्सेस है, इसका मतलब 5 सब्स्टिट्यूएंट है। अगर कोई कार्बन चेन पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है तो भी सब्स्टिट्यूएंट होगा वो, ठीक है।
उसको हम लोग अल्काइल ग्रुप बोला करेंगे, ठीक है। अल्केन है तो अल्काइल ग्रुप, अल्कीन होता तो अल्किनाइल ग्रुप बोलते हैं। तो टोटल 5 सब्स्टिट्यूएंट है। अब इसके बाद नंबरिंग करना है अपने को। तो नंबरिंग कैसे करें? तो दो पॉसिबिलिटी, आइदर हम लोग एक एंड से नंबरिंग करना शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6, मतलब हम लोग व्हाइट वाला पार्ट यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग ब्लू वाला पार्ट भी आराम से यूज कर सकते हैं। ये दो पॉसिबिलिटीज है नंबरिंग के लिए अपने पास। तो अगर हम लोग नंबरिंग यूज करना शुरू करें तो इस केस में व्हाइट वाले पार्ट को फॉलो करते तो सेकंड नंबर पे पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा, ब्लू वाले पार्ट को फॉलो करते तो थर्ड नंबर पे पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा। तो पहले तो हम लोग को व्हाइट वाले पार्ट में जल्दी सब्स्टिट्यूएंट मिल जा रहा है, इसका मतलब हम लोग व्हाइट वाले पार्ट को नंबरिंग के लिए यूज करेंगे, ब्लू वाले पार्ट को यूज नहीं करेंगे। तो पहले पेरेंट चेन डिसाइड किया, फिर नंबरिंग डिसाइड किया। अब उसके बाद नोमेनक्लेचर करते वक्त पहला काम क्या करेंगे? पेरेंट चेन का नंबर ये करेंगे नोमेनक्लेचर। तो कितने का पेरेंट चेन है? 6 का। अगर 6 का है इसका मतलब वर्ड रूट हेक्स होगा, और हेक्स वाले पार्ट में अल्केन है तो हेक्सेन वर्ड मेंशन कर सकते हैं। केवल पेरेंट चेन का नाम लिखो, फिर सारे सब्स्टिट्यूएंट का नाम एक लाइन से ऊपर से नीचे लिखा करना और एरो से उसको प्लेस करना है। तो इस केस में जब हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नाम देना शुरू करेंगे तो क्लोरीन पूरे 5 सब्स्टिट्यूएंट में एक बार दिख रहा है, तो उस केस में पोजीशन के साथ हम लोग 2 क्लोरो वर्ड यूज कर सकते हैं, पहला चीज। उसके बाद फ्लोरीन थर्ड पोजीशन पे एक ही बार दिख रहा है हम लोग को, तो थर्ड पोजीशन पे हम लोग आराम से फ्लोरो लिख सकते हैं। यहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको प्लेस मत करना, बस रैंडमली जो नाम दिखेगा उसको लिखते चले जाना है। फोर्थ नंबर पे जाते तो CH3 है, CH4 मिथेन होता है, मतलब एक कार्बन तो मिथ है, तो अगर CH3 है तो मिथाइल हो गया सब्स्टिट्यूएंट। तो इस केस में फोर्थ पोजीशन पे हम लोग आराम से मिथाइल वर्ड यूज कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है तो ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट 2 बार है। कौन कौन से पोजीशन पे? तो सेकंड पे भी है और थर्ड पे भी है। तो इस केस में सेकंड पोजीशन पे साथ ही साथ थर्ड पोजीशन पे 2 ब्रोमीन है, तो 2,3 डाई ब्रोमो आराम से वर्ड यूज कर सकते हैं। अब इन चारों नाम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो क्लोरो वाले पार्ट का C, फ्लोरो वाले पार्ट का F, मिथाइल वाले पार्ट का M, और डाई ब्रोमो में डाई ट्राई टेट्रा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो लेंगे नहीं, तो ब्रोमो का B आराम से यूज कर सकते हैं। तो इन सब में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा आएगा? तो सबसे पहले B का नंबर आएगा, तो डाई ब्रोमो को सबसे पहले प्लेस कर दो। फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा? तो B के बाद C का नंबर आएगा, तो इस केस में 2 क्लोरो को इसके बाद एरो से प्लेस कर दो। उसके बाद किसका नंबर आएगा? तो F का नंबर आएगा, तो 3 फ्लोरो वाले पार्ट को इसके बाद प्लेस कर दो। और फिर मिथाइल के M का नंबर आएगा, तो इस मिथाइल वाले पार्ट को उसके भी बाद प्लेस कर दो। तो एरो से तुमको तो मालूम पड़ जाएगा ना कि क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, फिर चारों ऑप्शन से मैच करा दो। तो पहले से दिमाग में नहीं सोचना पड़ेगा अच्छा अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये पहले आएगा इसको लिखते हैं फिर इसको लिखते हैं, फिर मत लिखो, सीधा रैंडमली नाम लिखो, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एरो से उसको अरेंज कर लो। तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में 2,3 डाइब्रोमो, 2 क्लोरो, 3 फ्लोरो, 4 मिथाइल हेक्सेन, ये कंप्लीट नाम आराम से मेंशन कर सकते हैं हम लोग। तो इसका नाम हम नीचे मेंशन कर देते हैं अभी के लिए, 2,3 डाइब्रोमो। और जब नाम लिखेंगे तो पोजीशंस के बीच में लेफ्ट साइड राइट साइड डैश मारा करता है अगर कोई इसके आजू बाजू अल्फाबेट्स है तो 2,3 डाइब्रोमो, फिर उसके बाद 2 पोजीशन पे क्लोरो, फिर उसके बाद थर्ड पोजीशन पे फ्लोरो, उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल। और एक चीज का ध्यान रखना, कभी कभी मिथाइल को ME से डिनोट किया जाता है, कैपिटल M स्मॉल e। इथाइल को ET से डिनोट किया जाता है, प्रोपाइल को PR से डिनोट किया जाता है, बट हमेशा पहला लेटर कैपिटल होगा, ME मिथाइल, ET इथाइल, PR प्रोपाइल। और इन सब के नाम के बाद हम लोग बिना गैप डाले हेक्सेन वर्ड आराम से मेंशन कर सकते हैं। गैप नहीं होगा कहीं भी, केवल डैश डैश मेंशन करके डाल सकते हैं नाम, तो ये पूरा कंप्लीट नोमेनक्लेचर आराम से निकल के आ जाएगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो छाप लो। इस येलो लाइन दिख रहा है, ठीक है। इस येलो लाइन के राइट साइड में जैसा ग्राफ है वैसा ही ग्राफ येलो लाइन के लेफ्ट साइड में, ठीक है। इसको बोलते हैं कि हमारा ग्राफ क्या है, सिमेट्रिक। किसके सिमेट्रिक? यहाँ से जितना दूर पे ये रूट होगा उतना ही दूर पे ये रूट है, समझ लो। इसीलिए हम इन दोनों का एवरेज निकाल के ये वाला माइनस b निकाल पाते हैं। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं x इक्वल टू माइनस b वेक्टर, और ये इसका सिमेट्रिक होगा स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू माइनस b वेक्टर। सर CH3 अल्केन तो नहीं है? CH3 अल्केन ही तो है, अल्कीन है क्या? डबल बॉन्ड है वहाँ पे? नहीं।
तो वो अल्केन ही है। बस ये है कि वो अल्केन का एक हाइड्रोजन गायब हो गया, तो इसीलिए उसको सब्स्टिट्यूएंट बोल रहे हैं, तो अल्काइल बोल रहे हैं, वहाँ पे अल्केन नहीं बोल रहे उसको, ठीक है। बट अल्केन यूनिट का एक हाइड्रोजन हटके उसको एक कार्बन चेन में डाल दिया गया, तो इसीलिए वहाँ पे अल्काइल वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, और अगर डाउट नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करके देखो। सर ये तो क्रैब लग रहा है। बढ़िया तो है, डरो इससे और क्या। फर्स्ट बोलो, फर्स्ट। बस इतना ही है। हाँ, ट्राई करके देखो क्वेश्चन नंबर 4। दूसरा भी बता दो, एक ही बता दो। कोई और? क्या बोल रहे हो? माइनस माइनस बी बाई टू है तो सही है, माइनस बी बाई टू है तो सही है। अब डी निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 9 माइनस 4 तो 5 आएगा। माइनस बी बाई टू माइनस आदित्य कौशल बताओ भाई क्या आंसर होगा। डी, तो डी कितना आ रहा है? 5, तो माइनस 5 सर 5 ब्रोमो 4 इथाइल 6 पेंटाइल डेकेन। ये होगा ना 5 ब्रोमो, वाणी। उसके 4 आगे इथाइल 4 इथाइल हाँ, यहाँ पे 6 पेंटाइल 6 पेंटाइल क्या हो जाएगा इसका? देखो और डी क्या हो जाएगा? डेकेन। डेकेन। 9 माइनस 4 into 1 6 पेंटाइल डेकेन। अच्छा, पेरेंट चेन कौन सा सिलेक्ट किया ये बता। सर दोनों नीचे वाला। दोनों नीचे वाला, मतलब ये बोलना चाह रहा है क्या? हाँ सर। तो पेंटाइल कहाँ से आ गया? ये पेंटाइल है। 0,9 नेक्स्ट स्टार्ट का कितना कार्बन है उधर ग्रुप में, उस सब्स्टिट्यूएंट में? माइनस वाला माइनस 1/2 होगा ना। हाँ भाई आदित्य, कितना कार्बन है उस सब्स्टिट्यूएंट में? सर 3। तो 3 के लिए पेंट वर्ड होता है क्या? माइनस बी पहले तुम लोग ना स्टार्टिंग में 1 के लिए मेथ होता है, 2 के लिए एथ होता है, 3 के लिए पेंट होता है क्या? सर इसका होगा 4 ब्रोमो 3,5 डाइप्रोपाइल नोनेन। 4 ब्रोमो 3,5 डाइप्रोपाइल 3,5 डाई प्रोपाइल। नोनेन। गलत है दोनों। और कोई नाम कोई देना चाहेगा? सर 6 प्रोपाइल होगा। 6 प्रोपाइल होगा, हाँ अब जाके सही हुआ ये। चलो ध्यान दो, नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में करना क्या है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले पेरेंट चेन सिलेक्ट करो, तो हम सारे पेरेंट चेन को अंडरलाइन करते जा रहे हैं, सारे पेरेंट चेन को देख रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो क्या करते, इस चीज की बात कर रहे हैं। तो इस केस में एक तो ये पेरेंट चेन हो गया, ठीक है, पेरेंट चेन 1। दूसरा एक एंड पकड़ा, दूसरा एंड पकड़ा, तो यहाँ से पेरेंट चेन 2 हो गया। तीसरा पेरेंट चेन एक एंड पकड़ा और यहाँ से हम लोग आगे चलते चले गए, पेरेंट चेन 3 हो गया। चौथा एक एंड पकड़ा, यहाँ से दूसरे एंड पे गए, पेरेंट चेन 4 हो गया। बट इसके अलावा ये भी तो है ना, इस एंड से गए और हम लोग ऊपर चले गए, पेरेंट चेन 5 हो गया। या फिर हम लोग इस एंड से गए और नीचे चले गए, पेरेंट चेन 6 हो गया। मतलब टोटल 6 पेरेंट चेन की पॉसिबिलिटी है अपने पास, ऐसा हम मेंशन करके चल सकते हैं। बट इन 6 पेरेंट चेन में हम लोगों का
सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा है, तो जो सबसे छोटा है उसको हम हटाते जाएंगे। ठीक है, हम नंबरिंग करके देखते हैं। जैसे पेरेंट चेन मान लो 6 है, तो 6 वाले पार्ट में अगर हम लोग एक ऊपर के कॉर्नर से शुरू करके नीचे के कॉर्नर तक जा रहे हैं, तो इस केस में जो कार्बन है उसको हम हाईलाइट कर रहे हैं। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9। हम लोग के पेरेंट चेन 6 में टोटल 9 कार्बन है। पेरेंट चेन 2 की बात करते हैं, तो पेरेंट चेन 2 में 1, 2, 3, उसके अलावा 4, 5, 6 कार्बन था। तो 6 कार्बन तो कम है, इसको हटा सकते हैं, तो पेरेंट चेन 2 को यहाँ से हटा दिया। फिर पेरेंट चेन 4 भी छोटा दिख रहा है। पेरेंट चेन 4 वाले पार्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें 8 कार्बन चेन दिख रहा है, जबकि 9 का कार्बन चेन अवेलेबल है। पेरेंट चेन 4 को भी हटा दिया, ये भी अपने काम का नहीं है। अब उसके आगे जाते हैं, तो पेरेंट चेन 1 है, 3 है, 5 है। तो पहले काम करते हैं हम लोग 3 वाले पार्ट को देख लेते हैं काउंट करके। तो जब 3 वाले पार्ट को काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें भी 8 ही कार्बन चेन है, मतलब ये भी छोटा कार्बन है, इसको भी हटा देते हैं। अब क्या बचा अपने पास, तो पेरेंट चेन वाले पार्ट में 5 बचा और 1 बचा। 5 को काउंट कर लेते हैं पहले। तो जब 5 का काउंटिंग करेंगे तो इस केस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इसमें भी 9 कार्बन है, मतलब 2 जगह 9 कार्बन चेन है, तो इसको हटा नहीं सकते, रखने देते हैं इसको। अब उसके बाद पेरेंट चेन 1 को देखते हैं, तो 1 वाले पार्ट में नीचे से शुरू किया और नीचे ही खत्म करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 2 में 9 का कार्बन चेन था, बट बीच में 10 का कार्बन चेन है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो पेरेंट चेन 1 में था, तो पेरेंट चेन 6 भी अपने काम का नहीं रहा, पेरेंट चेन 5 भी अपने काम का नहीं रहा, तो इन दोनों को हम यहाँ से मिटा देते हैं। पेरेंट चेन 1 और 6 वाला पार्ट दोनों अपने काम का निकल के नहीं आया। तो अपने 10 का कार्बन चेन उसको हाईलाइट करके हम पहले तो पेरेंट चेन डिसाइड कर लिए, सबसे पहला काम पेरेंट चेन डिसाइड किया। अब उसके बाद क्या करना है, तो नंबरिंग करना है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है नंबरिंग की, तो नंबरिंग वाले पार्ट में आइदर हम लोग एक एंड से शुरू कर सकते हैं या फिर हम लोग दूसरे एंड से शुरू कर सकते हैं। तो कैसे शुरू करें, एक एंड से या दूसरे एंड से, तो सिंपली बस नंबरिंग करके देखते जाओ। 1 के बाद हम लोग ऐसा कंसिडर कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक ये पॉसिबिलिटी। या फिर वाइट वाले साइड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 2 पॉसिबिलिटीज है। कैसे नंबरिंग करेंगे हम लोग, तो ये कौन सा नंबर सेलेक्ट करें, तो जिस साइड से हम लोग को पहले जल्दी सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा हो। तो अगर हम लोग व्हाइट वाला पार्ट फॉलो करें, तो पेरेंट चेन से जो भी ग्रुप्स अटैच्ड है वो अपने सब्स्टिट्यूएंट है। तो हम लोगों का पेरेंट चेन से जो भी ग्रुप अटैच्ड है, तो ये पार्ट एक ग्रुप अटैच्ड है, एक ब्रोमीन अटैच्ड है और एक ये ग्रुप अटैच्ड है पेरेंट चेन से डायरेक्टली, मतलब 3 सब्स्टिट्यूएंट्स है। जिस साइड से पहला सब्स्टिट्यूएंट अर्ली मिले अपने को, तो व्हाइट वाले केस में पहला सब्स्टिट्यूएंट हम लोग को ये मिल रहा है जिसको हाईलाइट किया, और 5th नंबर कार्बन पे मिल रहा है। जबकि ब्लू वाले केस में पहला सब्स्टिट्यूएंट हम लोगों को राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में मिल रहा, जो कि हमको कार्बन नंबर 4 पे मिल रहा। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट हम लोगों को ब्लू वाले पार्ट में जाने पे 4th नंबर पे मिल रहा है, जबकि व्हाइट वाले पार्ट में जाने पे 5th नंबर पे मिल रहा। तो अर्ली किधर से मिल रहा, तो ब्लू वाले पार्ट से मिल रहा। इसका मतलब नंबरिंग हम लोग ब्लू वाला पार्ट फॉलो करते हुए काम करेंगे, ना कि व्हाइट वाला पार्ट। तो व्हाइट वाले पार्ट को रिजेक्ट कर दिया और ब्लू वाले पार्ट को हम लोग नंबरिंग के लिए आराम से कंसिडर कर लेंगे। अब क्या करें हम लोग, तो नंबरिंग करने के बाद नोमेनक्लेचर लिखते वक्त सबसे पहले पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। तो 10 का कार्बन चेन है, तो 10 के कार्बन चेन के लिए नाम क्या हो जाएगा, डिकेन, सबसे पहला पार्ट। उसके बाद क्या करें, तो सारे सब्स्टिट्यूएंट का नाम विद देयर पोजीशन। तो 4th नंबर पे 2 का कार्बन चेन है जो कि सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका मतलब हम लोग 2 के कार्बन चेन के लिए इथेन वर्ड यूज करते हैं। तो इथेन अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो हम लोग आराम से इथाइल वर्ड यूज कर सकते हैं विथ इस पोजीशन 4, तो 4 इथाइल पहला चीज। उसके बाद 6 नंबर पे, सॉरी 6 नहीं 5 नंबर पे ब्रोमीन है, तो इसका मतलब 5 पोजीशन पे ब्रोमो यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद 6 नंबर पे 3 का कार्बन चेन है, तो 3 के कार्बन चेन के लिए हम लोग प्रोपेन बोला करते हैं नॉर्मली। तो इस केस में
6 नंबर पे प्रोपेन एक सब्स्टिट्यूएंट के जैसा है, इसका मतलब प्रोपाइल यूज कर सकते हैं। तो 3 सब्स्टिट्यूएंट थे, तीनों को प्लेस कर दिया एक लाइन से। अब उसके बाद अल्फाबेटिकली ई आएगा, बी आएगा और पी आएगा। पहले कौन सा है? ब्रोमीन, तो इस केस में 5 ब्रोमो। उसके बाद कौन सा है? इथाइल, तो 4 पे इथाइल और 6 पे प्रोपाइल मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो इस केस में आराम से 5 ब्रोमो, 4 इथाइल और 6 प्रोपाइल डेकेन कंप्लीट नाम एक लाइन से लिखते हुए काम कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा सवाल है, लेकिन इस तरह के सवाल करने होंगे तुम लोगों को मेरे हिसाब से। कोई इसमें डाउट होना तो नहीं चाहिए, बट अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है? कोई डाउट है तो पूछो, कोई भी डाउट है तो पूछ लेना, बेहिचक पूछना, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारा बैच थोड़ा अच्छा है तो हम भारी सवाल करा पा रहे हैं, अदरवाइज हम इतना भारी सवाल शुरुआत में नहीं कराते, बड़ा धीरे धीरे कराते हैं सब चीज। लेकिन तुम लोगों को समझ में आता है, इसलिए हम थोड़ा भारी सवाल करा पा रहे हैं। तो इसलिए पूछ लेना, अगर डाउट है तो बेहिचक पूछना। कोई डाउट नहीं है किसी को? बहुत अच्छा। तुम लोगों को नोमेनक्लेचर का बुकलेट मिल गया है ना? हेलो, अब ये जो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो हम क्या करेंगे, बी निकालने। हाँ भाई, मिली? नोमेनक्लेचर का बुकलेट मिला है? नहीं सर। नोमेनक्लेचर का बुकलेट नहीं मिला तुम लोगों को? नहीं सर। पक्का? हाँ सर पक्का। यार हमको तो लगा था भिजवा दिए बुकलेट। एक सर मिनट। पूछने ही वाले थे विशाल सर से। ये कौन सा पोजीशन है, पॉजिटिव या नेगेटिव? अच्छा जी, पॉजिटिव। ये मिला हुआ है यूपीएस नोमेनक्लेचर? अच्छा नहीं, लेक्चर 1 है। ओहो, नहीं मिला है। चलो ठीक है, हम तुमको आज होमवर्क दे रहे हैं, तुमको बुकलेट आज मिल जाएगा। होमवर्क हम दिखा रहे हैं तुमको स्क्रीन पे। एक मिनट, हमको लगा कि भेज दिए, इसलिए हम आराम से बैठे हुए थे। एक मिनट, एक मिनट। माइनस से मल्टीप्लाई कर दी तो ये b by a आ गया। b by a कैसा हो गया? लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है? अब बताओ b by a लेस देन 0 और यहाँ पे a कैसा है? हाँ, तुम लोगों को नहीं भेजा गया बुकलेट। ओके, तो b by a को नेगेटिव होने के लिए b को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव बाई पॉजिटिव ही नेगेटिव हो सकता है ना, तो b को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव। अच्छा, ये ऐसे भी देख सकते हो, इसको सिंपल इनइक्वालिटी के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे सिंस क्या है, a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, a से जब मल्टीप्लाई करो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी तो नहीं चेंज होगी। कहाँ पे तुम्हारा बुकलेट रखा गया भाई? एक मिनट लाइन पे रहो। हमको क्या करना होगा, b निकालने के लिए, हमको b निकालने के लिए क्या करना होगा? कोई पैटर्न नहीं है इसका, ठीक है? कोई पैटर्न नहीं। तुमको चलो एग्जांपल के थ्रू पहले तो कोई पैटर्न नहीं है। देखो सुनानी, जो चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, इस तरह से स्ट्रिक्ट। मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें बताओ सुनानी ए क्या है? ए क्या है? बहुत बढ़िया। दिख रहा है ना, सी क्या है? सी दिख रहा है कैसा, पॉजिटिव नेगेटिव है, हम पास में है। यहाँ पे तुम लोग का बुकलेट है नहीं। चलो ठीक है, हम तुम लोग का बुकलेट आज सेंड करा देते हैं और नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को होमवर्क दे देंगे, ठीक है? यहाँ पे नहीं है अभी हम लोग का मॉड्यूल। बुकलेट तुम्हारा किसी दूसरे फोल्डर में शायद से, हमको दिख नहीं रहा। तो ठीक है, आज के लिए हम कोई होमवर्क नहीं दे रहे। आज के लिए बस ये बोलेंगे कि जो भी तुम लोग को पढ़ाया उन सबको एक बार ढंग से पढ़ लेना, और उसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ होमवर्क एक्स्ट्रा देंगे तुम लोग को बुकलेट का। अभी हम बुकलेट तुम्हारा अरेंज करा देते हैं, ठीक है? आज बुकलेट तुम लोग को मिल जाएगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से डाउट पूछ सकता है, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। सर हाँ सर, वो ग्रुप पर आप लोग भेजे थे ना कि वाटर कैन बी फ्रीज्ड एट बॉइलिंग पॉइंट, हाँ, तो सर मतलब उस तरह से जो आइस बनाया जाएगा उसको रूम टेम्परेचर पे तो यूज कर सकते हैं, वो पिघलेगा नहीं? तो रूम टेम्परेचर पे जैसे ही डालेंगे वो पिघल जाएगा ना भाई। सर वो 100 डिग्रीज पर फ्रीज ही हुआ है, तो उसका टेम्परेचर घटेगा तो फिर वो क्यों पिघलेगा? उसका अरे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। उस टाइम पे नहीं पिघलेगा, हम ये नहीं बोल रहे, ठीक है? वो तो हम लोग 100 डिग्री पे फ्रीज किए हैं, लेकिन उसके फ्रीजिंग के लिए हम लोग बहुत हाई प्रेशर अप्लाई करके काम करते हैं, बहुत हाई प्रेशर। ऐसा नहीं कि हम लोग बस उस पर फ्रीज कर दिए किसी तरीके से, 100 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम लोग प्रेशर को चेंज करेंगे तो फिर उसको फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग पॉइंट है,
तो डेफिनेटली वहाँ पे फ्रीजिंग तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग प्रेशर इंक्रीज करके उसको सॉलिड के फॉर्म में, जैसे ऐसा सोच लो, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो कॉम्पैक्टनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस सर। जैसे एलपीजी जो सिलेंडर होता है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो सुना होगा बहुत हाई प्रेशर पे उसमें गैस को लिक्विफाइड फॉर्म में डाला जाता है। तो जब यस गैस को हाई प्रेशर डालते हैं तो लिक्विड बनता है, मतलब अगर हम लोग और हाई प्रेशर डालेंगे तो सॉलिड भी बन सकता है। तो उस यस प्रेशर का वो एप्लीकेशन है कि बहुत हाई प्रेशर डाले तो वो लिक्विड वाला पार्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ाए बट प्रेशर और ज्यादा बढ़ाए, तो टेम्परेचर की वजह से लिक्विड में जाना चाह रहा था लेकिन प्रेशर की वजह से सॉलिड में जा रहा है। तो वो सॉलिडिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो अपने हाई प्रेशर की वजह से, ना कि टेम्परेचर की वजह से। हाँ, वो वहां से टेम्परेचर लो कर दे, मान लो रूम टेम्परेचर पे गए, तो फिर कम प्रेशर पे भी वो सॉलिड बना रहेगा, उतना प्रेशर नहीं चाहिए होगा अपने को। ठीक है, तो सर वैसे इसका यूज क्या हो सकता है? हमको क्या मालूम, एक्सपेरिमेंट किया गया, कुछ ना कुछ यूज, कुछ नहीं है। कभी कभी एक्सपेरिमेंट ऐसे ही भी किया जाता है कि ऐसा हो सकता है क्या पॉसिबल। हाँ, हो सकता है कि उसका यूज भी हो, बट जैसे कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा किया जाता है कि ऐसा पॉसिबल है क्या, कर पाना पॉसिबल है क्या। तो अगर पॉसिबल है तो हम लोग जैसे उसका यूज ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम लोग को मान लो कि इन केस अगर हम लोग को मान लो कि वाटर चाहिए होगा बहुत ही कॉम्पैक्ट पार्ट में, बहुत ही छोटे से स्पेस में, तो हम लोग कम स्पेस में अगर वाटर को रखना चाहेंगे तो उसको सॉलिडिफाई करके रखने की कोशिश करेंगे, या और ज्यादा प्रेशर बढ़ा के उसको थोड़ा सॉलिड फेज में डालने की कोशिश करेंगे। इस तरह कुछ यूज हो सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल इसलिए तो तुम लोग को भेजा, पढ़ के देखो उसमें। हम भी तो पढ़ ही रहते हैं, हमको जितना इन्फॉर्मेशन मिला हम बता दिए, बाकी हम एक्सपेरिमेंट तो किए नहीं है। ठीक है, और कोई डाउट? सर और लास्ट दो सर तीन वैक्यूम में लेक्चर वाटर का बॉयल होगा? किसमें? क्या सर बोला? वैक्यूम में वाटर बॉयल होगा क्या? वैक्यूम में वाटर बॉयल क्यों नहीं हो सकता है, तकलीफ क्या है उसमें? मतलब बॉइलिंग का मतलब होता है बल्क फिनोमेना है, बॉइलिंग तो आराम से हो सकता है। इनफैक्ट वैक्यूम में जाने पे बॉइलिंग जो है वो बहुत ही लो टेम्परेचर पे हो जाएगा, उसके लिए 100 डिग्री सेल्सियस पे जाने की भी जरूरत नहीं है। बाकी हम ऐसा कभी सोचे तो नहीं है, कभी दिमाग में नहीं, हो सकता कुछ एब्सर्ड चीज हो इसमें, तो हम कुछ बोल नहीं सकते। बट वैक्यूम रह पाएगा कि जैसे वाटर अगर बॉईल कर गया तो वाटर जैसे ही बॉईल किया तो गैस बन गया, अगर गैस बन गया तो प्रेशर आ जाएगा, तो वैक्यूम बन पाएगा क्या वो? ये चीज सोच के देखो, बन पाएगा क्या? इससे आसान तरीका क्या है ना कि पता नहीं सर, आप बताइए। मतलब अगर वाटर बॉईल किया तो गैस में कन्वर्ट हो गया, तो जैसे ही गैस में कन्वर्ट हो तो वैक्यूम तो खत्म हो गया, तो थोड़ा एब्सर्ड चीज हो जाएगी ये। और कोई फिर डाउट? तो वैक्यूम में वो गर्म पानी गर्म ही रह जाएगा फिर तो, जैसे थर्मस में रहता है। तो थर्मस वैक्यूम थोड़े ना होता है। ये नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी बताओ, थर्मस वैक्यूम होता है क्या? थर्मस तो थर्मस होता है। तो सर वो वैक्यूम है तो वो ठंडा भी तो नहीं होगा ना, वो तो गर्म ही रह जाएगा। क्यों भाई, वैक्यूम है तो उसमें हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता है क्या? आसान है अभी तक। और बॉइलिंग कर रहे हैं हम लोग, मतलब हीट वहाँ कहीं से तो डाल रहे हैं हम लोग, डाल सकते हैं वैक्यूम में हीट, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्या होगा हम नहीं बोल सकते, कंफर्मली नहीं बोल सकते। एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस क्या होगा हम अंदाजा लगा सकते हैं, बट ऐसा होता है कि नहीं हो सकता हम नहीं बोल सकते कंफर्मली, ये हमको नहीं मालूम। और कोई डाउट? वैसे सर लास्ट क्यूरियोसिटी दो वाला तीन सवाल है। लेक्चर का वीडियो अपलोड नहीं। अरे यार 2-3 दिन से विशाल सर थोड़ा बिजी थे तो इसलिए लेक्चर अपलोडेड नहीं है। थोड़ा हम लोग टाइम टेबल में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो हम लोग के पास डिजिटल पैड एक और आ गया है, तो हम लोग और क्लासेस बढ़ा सकते हैं। तो उसी की वजह से लेक्चर्स में और मॉडिफिकेशन चल रहा है, तो 2 दिन से हम लोग का दिमाग खराब है, टाइम टेबल बनाना है, बहुत सारा टाइम टेबल दिस ये सब चीज हुआ है। अपलोड हो जाएगा, टेंशन मत लो। और कोई डाउट? चलो अगर डाउट नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए यहीं पे क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन 2-3 डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग अल्कीन का नोमेनक्लेचर शुरू करेंगे, और उसके बाद अल्कीन और अल्काइन का नोमेनक्लेचर एक ही साथ कवर होगा। फिर उसके अगले लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर वाला पार्ट शुरू करेंगे। ठीक है, ये नोट्स तुम लोग को सेंड कर दे रहे हैं हम। लास्ट लेक्चर और आज का लेक्चर दोनों इसी में है, क्योंकि अल्केन का कंप्लीट नोमेनक्लेचर हम लोग यहीं पे कंसिडर कर ले रहे हैं, तो इसीलिए IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन मेंशन कर दे रहे हैं, और दोनों लेक्चर हम एक ही साथ यहाँ पे मेंशन करके काम कर रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट।
तुम लोगों को बुकलेट नहीं मिला था, बताना चाहिए था यार। बहुत दिन से बुकलेट नहीं मिला। अरे चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, नोट्स अपना देख लेना वहाँ पे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। ओके बाय बाय।